Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the disorders of eye. आज की क्लास में हम बात करेंगे disorders of eye. There are two types of disorders that happen in the eye. ठीक है जी, दो तरह के disorder. The first one is called myopia and the second one is called hypermetropia. ठीक है जी, दूसरे वाले को hypermetropia कहते हैं. तो बात करते हैं सबसे पहले मायोपिया की. मायोपिया क्या होता है? इसको हम शॉर्ट साइट भी कहते हैं. ठीक है जी, कि पर्सन को करीबी चीज़ें तो नज़र आती हैं लेकिन दूर वाली चीज़ें जो हैं वह नज़र नहीं आती. होता क्या है इसमें, जो आई बॉल होती है वो इलोंगेट कर जाती है. ठीक है, द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल कॉज एज डिजीज विच इज़ कॉल्ड मायोपिया. ये किस वजह से होती है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल की वजह से होती है. एज अ रिजल्ट इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना. ये आपका रेटिना, इसके सामने तरफ जो है इमेज बन जाता है जिसकी वजह से दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो कहाँ बनता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज. लाइक ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जब आपके लेंस पे लाइट फॉल कर रही है तो जो इसका इमेज बन रहा है ना वो आपके रेटिना के ऊपर नहीं बल्कि उसके सामने तरफ बन रहा है. ठीक है, हालांकि उसको बनना यहाँ पे चाहिए लेकिन वो यहाँ पे नहीं बनता. तो क्या होता है, द पर्सन में डिजीज हो जाती है जिसको हम मायोपिया कहते हैं. ठीक है, सो सच पर्सन इज अनएबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ऐसे लोगों को दूर की चीज़ें जो है वो गैर वाज़ेह नज़र आती हैं या नज़र नहीं आती हैं. ठीक है, इसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कितना वो दूर की चीज़ नज़र आ रही है. सो द प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाई यूजिंग कॉनकेव लेंस. ये जो लेंस है इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस. जो इस शेप का लेंस होता है उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं. कॉनकेव जो है लेंस है उसको यूज़ करते हुए हम इसके इमेज को रेटिना पे बना सकते हैं. ठीक है, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस. लाइक उस पर्सन को ग्लासेस लगेंगे जिसमें वो कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे तो उन ग्लासेस की वजह से जो पर्सन का ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो उसके रेटिना के ऊपर बन जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाइपरमेट्रोपिया. व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया? द शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल कॉल्ड अ डिजीज विच इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया. आपकी जो आई बॉल होती है वो शॉर्टन हो जाती है. यहाँ पे वो इलोंगेट हो रही थी, यहाँ पे जो है वो शॉर्टन हो रही है. ठीक है जी, द शॉर्टनेस ऑफ द आई बॉल, इसमें क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल कॉज अ डिजीज विच इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया. इसको हम लॉन्ग साइट भी कहते हैं. इसमें होता क्या है, लोग दूर की चीज़ों को तो वाज़े तौर पे देख सकते हैं बट करीब की चीज़ें उन्हें नज़र नहीं आती. ठीक है जी, तो क्या होता है इसमें, जब पर्सन जो है ये जैसे ये यहाँ पे जो हाइपरमेट्रोपिया की सिचुएशन नज़र आ रही है, इसमें जो है वो रेटिना पे इमेज बनने की बजाय जो इमेज है बिहाइंड द रेटिना बनता है. रेटिना से, ये रेटिना है, इससे पीछे जाके इमेज बन रहा है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है. ठीक है जी, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से जो है वो इमेज को रेटिना के ऊपर बनाया जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है. सो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ द आई बॉल होती है. सेकेंडली क्या होता है? इमेज जो है वो रेटिना से पीछे जाके बनता है. अब इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस के ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बन जाता है और इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. सो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, एक है मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइट भी कहते हैं, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है जी, जब आपको पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, लाइक राइट द डिसऑर्डर ऑफ द आई या डिफरेंशिएट बिटवीन मायोपिया एंड हाइपोमेट्रोपिया. ठीक है जी, हाइपरमेट्रोपिया. तो आपने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे को जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है. ठीक है, अब बात करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन की कि उन्होंने आई जो है या स्ट्रक्चर ऑफ आई है उसमें उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूशन अपनी पेश की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अली इब्न ईसा. ठीक है जी, ही वाज एन अरब साइंटिस्ट. वो एक अरब साइंटिस्ट था. 950 से लेके 1012 तक उसका जो था वो टेन्योर था और उसने जो है वो 3 बुक्स लिखी ऑन ऑप्थेल्मोलॉजी. ठीक है, अब ये ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई. ठीक है जी, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है स्टडी ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई या सर्जरी ऑफ आई.
ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी आपने याद रखना है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद, जहाँ पे ये वर्ड आएगा वहां से इसका मतलब है इट इज रेलिवेंट टू आई, ठीक है जी। उसने उसके बाद जो अपनी 3 बुक्स जो थी उसमें 130 आई डिजीज़ के बारे में बताया और इसके अलावा 143 ड्रग्स डिस्क्राइब किए जो ट्रीटमेंट ऑफ आई में या सर्जरीज में यूज़ हो सकते थे, ठीक है। ही मेड अ बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड साइंटिस्ट इब्न हैशम, ठीक है, इसको हम इब्न हैशम भी कहते हैं। हिज टेन्योर वाज 965 टू 1039, ठीक है। इब्न हैशम जो था उसका जो टेन्योर है वो 965 से 1039 तक था और इसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है क्योंकि हिस्ट्री में सबसे बड़ी इस फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन थी वो इब्न हैशम ने ही पेश की थी, ठीक है। सो इस वजह से मैं इसे फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहते हैं। उसने प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन के बारे में क्लियरली डिस्क्राइब किया था अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। ही रोट मैनी बुक्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज और रिगार्डेड एज फादर ऑफ ऑप्टिक्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उसको बाबाए ऑप्टिक्स या फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। उसके अलावा उसकी जो फेमस बुक थी उसका नाम था बुक ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है जी, ये उसकी बुक है और इस बुक को आइजक न्यूटन की बुक के साथ कंपेयर भी किया जाता है बिकॉज इट इज़ मेजर कंट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है जी। जो इब्न हैशम था इसकी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी बुक में क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की, उसने जो आई सर्जरी, आई मेडिसिन उसके बारे में डिस्क्राइब किया। उसके अलावा उसने प्रोसेस ऑफ साइट एंड विजन, उसने आपके देखने का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया था। उसने स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में क्लियरली डिस्क्राइब किया था, मतलब आज से ऑलमोस्ट अबाउट 1500 ईयर्स अगो जो है उसने डिस्क्राइब कर दिया था स्ट्रक्चर ऑफ आई को इन हिज बुक, ठीक है। उसने अपनी बुक में जो आपकी साइट का प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया कि आप कैसे देखते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि विजन का प्रोसेस कैसे होता है। तो आज से 1500 साल पहले तकरीबन उसने अपनी बुक में जो है प्रोसेस ऑफ साइट को डिस्क्राइब किया था, उसने स्ट्रक्चर ऑफ आई को डिस्क्राइब किया था और इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से जो रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। विजुअल सिस्टम कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है, और इसके अलावा उसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की थी आई सर्जरी में और आई मेडिसिन में, ठीक है। हिज नेम वाज इब्न हैशम। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स में जो है ना वो आ जाता है, राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द आई, ठीक है जी। तो आपने इब्न हैशम और अली इब्न ईसा के बारे में डिस्क्राइब करना है। और फादर ऑफ ऑप्टिक्स आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा, उसने जो है वो पिन होल कैमरा का प्रिंसिपल भी डिस्क्राइब किया। सो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रटा नहीं मारना, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले अली इब्न ईसा को डिस्क्राइब करना है, उनका टेन्योर देखना है आपने, ठीक है। ये दोनों का टेन्योर देख लिया। उसके बाद अली इब्न ईसा ने 3 बुक्स लिखी थी जबकि इब्न हैशम ने 1 बुक लिखी थी। इब्न हैशम की जो बुक है उसको हम आइजक न्यूटन की अलॉन्ग साइड लेके चल सकते हैं बिकॉज इट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है जी। हिस्ट्री में मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ से मेजर कंट्रीब्यूशन थी जिसकी वजह से इब्न हैशम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा गया, ठीक है। अली इब्न ईसा ने 130 आई डिजीज़ के बारे में और 143 जो थी वो ड्रग्स के बारे में बताया जो ट्रीटमेंट ऑफ आई में यूज़ हो सकती थी, जबकि जो इब्न हैशम ने अपनी बुक्स में साइट के प्रोसेस को, आई स्ट्रक्चर को, विजुअल सिस्टम को और पिन होल कैमरा के भी जो प्रिंसिपल है उसको भी डिस्क्राइब किया। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।